आज इस इंग्लिश सीरीज़ में जो टॉपिक्स हाँ जी प्लूरल में आपके लिए लेके आई हूँ वो है प्रेपोजिशन प्लस फ्रेजल वर्ब्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स पूरी की पूरी किस पर डिपेंड होती हैं? प्रेपोजिशन पे। हमें एरर में मतलब एरर डिटेक्शन में तो इनसे हेल्प मिलती ही है। जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशन, वो है क्लोज टेस्ट, जिसे हम पैरा कंप्लीशन भी कहते हैं, राइट। तो हमको आज समझना है पहले प्रेपोजिशन कि कौन सी प्रेपोजिशन किस तरीके से यूज़ की जाती है, और फिर जब हमने प्रेपोजिशन पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स बनाई तो उनके कैसे डिफरेंट यूज़ होते हैं। आपको मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस में इन टॉपिक से हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन, फिर वहाँ से हम जंप करेंगे फ्रेजल वर्ब्स पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भाई प्रेपोजिशन आखिर होता क्या है इस क्वेश्चन से। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम प्रेपोजिशन है, राइट। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब जगह। तो जिसकी जगह किसी नाउन या प्रोनाउन के कैसे हो पहले, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। और ये काम क्या करता है? उसी नाउन या प्रोनाउन का बाकी के सेंटेंस के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। कैसे करता है ये हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब दो मेरे पास नाउन थी यहाँ पे, एक इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया, दोनों के बीच में। तो ये हमारी क्या हो गई? प्रेपोजिशन। जैसे उसके पास लिखने के लिए पेन नहीं है ना, तो ये विथ क्या हो गई? प्रेपोजिशन। वी नीड अ रूफ ओवर अस, ऊपर नीचे आगे है ना, बाजू में सामने। ज़रूरी नहीं है कि इससे हम सिर्फ पोजीशन ही बताएं, क्योंकि नाम में पोजीशन आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेपोजिशन सिर्फ पोजीशन बताने के काम आती है, बिल्कुल नहीं। उसका नाम प्रेपोजिशन है क्योंकि वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। पर जैसे ये सेंटेंस देखिए, whom was he talking to, वह किस से बात कर रहा था। तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया ना, ही का उस व्यक्ति से, जिसके लिए मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? whom, से। तो ये से टू क्या हो गई? प्रेपोजिशन। अब ये पोजीशन तो नहीं बता रहा है। आई एम गोइंग देयर विद अ फ्रेंड, मैं एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, पोजीशन तो नहीं है ये। पर विथ क्या है? प्रेपोजिशन। आई केम बाय फ्लाइट, है ना, मैं फ्लाइट से आया हूँ। तो ऐसी ही कुछ प्रेपोजिशन है, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, है ना, अबव, बीनीथ। पहले हमको ये समझना था कि प्रेपोजिशन होती क्या है और किसके लिए यूज़ की जाती है। तो हमें पता चल गया कि भाई नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ की जाती है और उसी के पहले इसका प्लेसमेंट होता है। इसको रखते कहाँ हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। और अब हमें समझना है कि इन डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशंस के साथ, जिनका मीनिंग तो कुछ सिमिलर ही होता है, बट यूज़ में क्या होता है? डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट पेयर के साथ। तो जो पहला पेयर है हमारे पास वो है इन और इनटू। दोनों का मतलब क्या होता है? में। पर डिफरेंस क्या है हमें ये समझना है। जब हम इन का यूज़ करते हैं इसका मतलब हम उस चीज़ के अंदर घुस चुके हैं। जैसे ये कैट इस बॉक्स में अंदर है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ इन द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि वो उसकी सरकमफेरेंस के अंदर है। इन मतलब होता है में और ऑन मतलब होता है पर। आप पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई ट्री है और यहाँ पे कहीं बर्ड बैठा हुआ है इसकी किसी ब्रांच पे, तो हम क्या बोलेंगे कि पंछी पेड़ पर बैठा है, मतलब ऑन लगाएंगे या इन लगाएंगे? ऑन नहीं, क्या लगाएंगे? इन, क्योंकि ऑन का मतलब होता है ऊपरी सतह को छूते हुए। तो जैसे हम डेस्क पे बैठते हैं या हम बेंच पे बैठते हैं तो हम यहाँ बैठते हैं, राइट। तो ऊपरी सतह को छूती हुई चीज़ों के लिए क्या लगता है? ऑन। अगर पंछी यहाँ बैठ जाता ना तो हम लगाते ऑन द ट्री, हम क्या लगाते हैं? इन द ट्री। तो बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री करेक्ट होता है। हम चेयर में बैठते हैं, चेयर पर नहीं बैठते। स्टूल पर बैठते हैं, राइट। ऑन अ स्टूल, दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि हम उसकी ऊपरी सतह पर बैठते हैं। पर जैसे हम चेयर में बैठते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं, तो हमेशा क्या लगाते हैं चेयर के साथ? इन द चेयर, इन लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो इन कब लगाते हैं? जब हम उस चीज़ के अंदर हों।
तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बहुत बढ़िया, क्लासरूम के अंदर है, करेक्ट। अब हम समझे इनटू का क्या मतलब है। इनटू जो है ना फ्रेंड्स, वो मूवमेंट को डिनोट करता है। मूवमेंट मतलब कोई चीज़ स्टेशनरी ना हो, चलायमान हो, राइट, मूविंग हो। जैसे अगर ये कैट अंदर ही थी तो अलग बात है, पर ये जब बाहर थी और बाहर से ये अंदर कूदी तो हमने कहा कि द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है? मूवमेंट। तो जहाँ हमें मूवमेंट शो करना होता है वहाँ हम किसका उपयोग करते हैं? इनटू का। जैसे द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो रिवर में कूदा, क्या दिखी? मूवमेंट, इसीलिए क्या आया? इनटू, राइट। शी गॉट इनटू द रूम, मतलब ये दरवाज़ा है, वो यहाँ से आई और फिर एंटर करी, तो मूवमेंट के साथ एंटर की होगी, इसीलिए गॉट इनटू द रूम, एकदम करेक्ट। तो इनका यूज़ उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो किसी की सर्कमफेरेंस के अंदर हो, और इनटू का तब जब मूवमेंट को डिनोट करें, जब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर चीज़ें आ या जा रही हों। स्टेशनरी चीज़ों के लिए हम इनटू का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? तो हमारा सेकेंड पेयर देखते हैं, विथ और बाय। देखिए, विथ का यूज़ इंस्ट्रूमेंट के लिए और बाय का यूज़ एजेंट के लिए किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि जिस भी चीज़ की हेल्प से हमने वो काम किया है उसके लिए क्या लगाएंगे? विथ। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए क्या लगाएंगे? विथ। और जिसने वो काम किया है उसके लिए क्या लगाएंगे? बाय। मतलब पर्सन्स के लिए क्या लगाएंगे? बाय। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम विथ अ पेन, कि लेटर उसने लिखा और पेन से लिखा, तो एजेंट कौन हुआ? किसने लिखा? उसने, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया है? बाय। और जो इंस्ट्रूमेंट था विथ, वो क्या था? पेन, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया है? विथ, एकदम करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, द म्यूजिक वॉज मेड बाय विथ गिटार। अब गिटार ने खुद ने तो म्यूज़िक नहीं बना लिया होगा, किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, तो देयर इज़ अ पर्सन जो गिटार को पकड़े खड़ा हुआ है, जिसने म्यूज़िक कंपोज किया है। तो जो एजेंट है वो कौन होगा? पर्सन। अब उसका तो हमने यहाँ पे नाम ही नहीं लिया, उसे तो मेंशन ही नहीं किया, तो वो छोड़ दो। बट उसने म्यूज़िक किसकी हेल्प से बनाया? गिटार, तो गिटार क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? विथ, राइट। थर्ड देखते हैं, द मर्डर वॉज कमिटेड बाय हिम विद अ गन। एकदम करेक्ट है, किसने किया? उसने, तो एजेंट हो गया, उसके लिए बाय। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ किया? गन, तो उसके साथ क्या? विथ, एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इन बताता है कि कोई किसी चीज़ के अंदर है, और इनटू क्या शो करता है? मूवमेंट, इट डिनोट्स मूवमेंट। विथ इंस्ट्रूमेंट के लिए और बाय एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पेयर की तरफ। तो हमारा थर्ड पेयर है टिल और अंटिल। क्या फ़र्क है दोनों में? पहली चीज़ तो ये कि भाई अंटिल की स्पेलिंग में डबल एल नहीं आता, काफ़ी लोग गलत लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग, तो आप याद रखिएगा डबल एल नहीं होता। सेकेंड चीज़, अंटिल कैसा है? नेगेटिव, टिल नहीं है। और अभी तक हम ये सीख चुके हैं, एडवर्ब में भी हमने सीखा था कि दो नेगेटिव सेंटेंसेस को या दो नेगेटिव वर्ड्स को कभी भी हम सेम क्लॉज में नहीं लिखते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंटिल का यूज़ भी किसी ऐसे क्लॉज में नहीं हो सकता जहाँ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड हो। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जब हमें डेफिनेट टाइम या फिक्स्ड टाइम दिया होता है तो हम किसकी बात करते हैं? टिल की। और जब हमें फिक्स्ड टाइम नहीं दिया होता, इनडेफिनेट टाइम दिया होता है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंटिल का। जैसे मैंने कहा कि 5 बजे तक वो यहाँ मिलेगी, अब मैंने फिक्स टाइम दे दिया आपको, इसके साथ क्या लगेगा? टिल। सेकेंड सेंटेंस में मैंने कहा कि मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक तुम नहीं पहुँच जाते, अब मैंने फिक्स टाइम बताया क्या? नहीं, मैंने कंडीशन दी, जब तक तुम नहीं पहुँच जाते, और मैंने नहीं भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? अंटिल। यहाँ पे मैंने फिक्स टाइम नहीं दिया, तुम कभी भी पहुँच सकते हो, राइट। तो फिक्स टाइम के लिए हम टिल लगाते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए हम अंटिल लगाते हैं। जैसे द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल नेक्स्ट सेशन या टिल नेक्स्ट सेशन, कि भाई गवर्नमेंट कोई भी बिल पास नहीं करेगी अगले सेशन तक। तो अब आप मुझे बताइए कि टिल या अंटिल। तो पहली बात, गवर्नमेंट
नहीं पास करेगी आ गया, यहाँ दो क्लॉज नहीं है मतलब अनटिल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो क्या आ गया टिल, राइट। और वैसे भी नेक्स्ट सेशन तो फिक्स्ड है कि कब से शुरू होना है, तो इसीलिए क्या आएगा टिल। सेकेंड क्वेश्चन, वी शैल वर्क अनटिल टिल वी गेट टायर्ड। अब देखिए हमें तब तक काम करना चाहिए जब तक हम थक नहीं जाते। मैंने ट्रांसलेशन में भी क्या वर्ड बोला, नहीं, और यहाँ पे नॉट लिखा है क्या, नो। कहाँ से आया ये नहीं, अनटिल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स्ड टाइम नहीं दिया, यहाँ पे कैसा टाइम दिया, इनडेफिनिट। और सेकेंड सेंटेंस कि वी शैल वर्क टिल 5 PM, कब तक काम करते हैं, 5 बजे तक काम करना चाहिए अपन को, है ना, 5 बजे तक काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा टिल, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड टाइम। सिंपल। पर इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर हमें किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई वर्ड यूज़ करना हो टिल या अनटिल में से, भले ही टाइम फिक्स्ड हो या इनडेफिनेट हो, डेफिनेट हो, कैसा भी, अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड टिल या अनटिल में से कुछ आना है तो वो हमेशा क्या होता है, अनटिल। ये क्या है, एक एक्सेप्शन, अपवाद, जैसे आपको हमेशा याद रखना है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी टिल शी इज़ 30, यहाँ पे तो मैंने फिक्स दे दिया, कब तक, जब तक वो 30 साल की नहीं हो जाती, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल 30 शी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड, यहाँ भी एकदम सही है क्या, गलत है, क्यों, क्योंकि फिक्स टाइम दिया है और अनटिल लिखा है। पर अभी तो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट वर्ड यूज़ करना हो टिल या अनटिल में से तो हमेशा क्या आएगा, अनटिल, भले ही फिक्स्ड चीज़ें दी हुई हों। तो ये सेंटेंस भी सही है। एंड व्हाट अबाउट दिस, टिल 30 शी विल नॉट गेट मैरिड, गलत। अगेन फर्स्ट वर्ड आना है तो क्या आएगा, अनटिल, ऑलवेज, वेदर यू आर गिवन अ डेफिनेट टाइम और यू आर गिवन एन इनडेफिनेट टाइम, मतलब भले ही आपको फिक्स टाइम दिया हो या इनडेफिनेट टाइम दिया हो, मतलब वो टाइम दिया हो जो फिक्स ना हो। आई होप आपको ये थर्ड पेयर क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पेयर की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो 4 प्रपोजिशंस के बारे में बात करता है, ऑन, अपॉन, ओवर और अबव। देखिए अगर लिटरल मीनिंग से जाएंगे तो सबका मतलब है के ऊपर, मतलब हमेशा हम किसी ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो किसी चीज़ के ऊपर हो, पोजीशन वाइज, है ना, ये पोजीशन बताता है। तो जैसे पहला जो हमारा प्रपोजिशन हमें कवर करना है वो है ऑन। तो देखिए अभी मैंने आपको ऑन से इंट्रोड्यूस कराया। ऑन मतलब जो सरफेस को टच करे, कौन सी सरफेस को, अपर सरफेस को, जो उसकी ऊपरी सतह को छुए उसे हम क्या कहते हैं, ऑन। मतलब दिस सर्कल इज ऑन दिस स्क्वायर, दिस बॉल इज केप्ट ऑन दिस टेबल। क्यों, क्योंकि ऊपरी सतह को छू रही है, राइट। तो क्या आएगा, ऑन। सेकंड है अपॉन, जो फर्क इन और इनटू में था वही फर्क ऑन और अपॉन में है, मतलब मूवमेंट का। अपॉन डिनोट्स मूवमेंट। तो अगर मैंने बॉल यहाँ से फेंकी और फिर वो उस पर जाके लैंड की, इसका मतलब है अपॉन द टेबल। अगर ये ऑन द टेबल है तो ये अपॉन द टेबल है। इसने क्या शो किया, मूवमेंट, राइट। द थर्ड वन इज ओवर। ओवर जो है वो 2 चीज़ों को बताती है। पहला, या तो कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर करे, क्या करे, कवर, या फिर कोई चीज़ मूविंग हो। मैं आपको दोनों समझाती हूँ। जैसे ये फोर्थ देखिए, अगर ये बॉल ऐसे ऐसे यहाँ ऊपर घूमने लगे इस स्क्वायर के ऊपर, तो हम बोलेंगे द बॉल इज रोटेटिंग या रिवॉल्विंग ओवर द स्क्वायर। हम खड़े हैं यहाँ पे और ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल गया या एरोप्लेन निकल गया, सो इट पास्ड ओवर आवर हेड्स। क्यों, क्योंकि वो कैसा था, मूविंग। तो जब कोई चीज़ मूव करके हमारे ऊपर से जारी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ओवर। और अगर सिर्फ पोजीशन में ऊपर होती है और कैसी होती है, स्टेशनरी, मतलब स्थिर, जो मूव ना करे, उसके लिए क्या लगाते हैं, अबव। ये फिक्स्ड है ना, दिस बॉल इज अबव दिस स्क्वायर। और अगर ये घूमेगी तो दिस इज ओवर दिस स्क्वायर। आई बात समझ में। ओवर का एक यूज़ हो गया
मूविंग दिखाने के लिए, है ना, कोई चीज़ मूविंग है ये दिखाने के लिए। दूसरा क्या पॉइंट है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर ले, मतलब जैसे हम नीचे बैठे हैं और हमारे ऊपर क्या है, छत ने हमें क्या कर रखा है, कवर, राइट। तो द रूफ इज ओवर अस, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड है और आपने 2 वुलन्स पहने हुए हैं, तो आपने बोला आई एम वेयरिंग अ जैकेट, मैं जैकेट पहन रहा हूँ ओवर दिस स्वेटर। क्यों? क्योंकि ये जैकेट इस स्वेटर को क्या कर लेने वाला है, कवर। हम चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये वही जो हमने समझा लिखा हुआ है कि ऑन और अबव पोजीशन के बारे में बताते हैं और ओवर और अपॉन मूवमेंट को डिनोट करते हैं, राइट। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्काई इज अबव अस, देखिए स्काई इज अबव अस और ओवर अस दोनों चलता है। अबव इसलिए क्योंकि स्टेशनरी है और ओवर इसलिए क्योंकि उसने हमें क्या करके रखा है, कवर। रूफ के केसेस में भी दोनों प्रेपोजिशंस सही होते हैं। द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, क्योंकि स्टेशनरी रखा होगा, ऊपरी सतह को छूते हुए रखा होगा, तो क्या आया, ऑन। अब मैंने कहा द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर अबव ऑन अपॉन अस, ये अगर मैं हूँ और मेरे सर पे कोई बर्ड उड़ रही है, ये मैं हूँ और ये सर पे क्या उड़ रही है, बर्ड, तो एक ही जगह तो नहीं उड़ेगी, मूव करेगी। और मूविंग चीज़ के लिए हमें क्या लगाना होता है, ओवर। 4 देखते हैं। अ वायर इज पासिंग ओवर अबव ऑन अपॉन द रूफ, अगेन ये व्यक्ति खड़ा है और ऐसे वायर जा रही है मान लीजिए, तो अब इसके सर के ऊपर से जा तो रही है, पर क्या ये मूविंग है, नहीं, स्टेशनरी है और जा रही है। तो अ वायर इज पासिंग, अब बताइए ओवर तो नहीं हो सकता, ना कवर कर रहा है ना ही मूव कर रहा है। अबव बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि स्टेशनरी है और ऊपर है। ऑन में देखिए एकदम छूता हुआ होता है, अबव में टच नहीं होता है ना, दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। ऑन में दोनों चीज़ों का आपस में टच करना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, अबव। 5 देखते हैं। द कैट पाउंस्ड ओवर अबव ऑन अपॉन द कैट, अगर ये रैट है, मतलब ये जेरी है और ये टॉम है, तो टॉम ऐसे कूदा और ऐसे आया इसके ऊपर, तो मूवमेंट से आया। क्या डिनोट करना है, मूवमेंट। अब ओवर भी मूवमेंट डिनोट करता है, अपॉन भी करता है, पर ओवर में क्या होता है, या तो कवर करते हैं या तो ऊपर रह के मूव कर रहे होते हैं, और अपॉन मतलब होता है कि कोई चीज़ मूवमेंट से आए और आके उसके ऊपर आ जाए। तो द कैट पाउंस्ड अपॉन मतलब झपट्टा मारना, टॉम ने जेरी पर झपट्टा मारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाउंस्ड अपॉन द रैट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। ये देखिए कुछ इमेजेस से हम और प्रीपोजिशन से फेमिलियर होते हैं। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ये देखिए एग्जैक्टली इसके ऊपर रखी हुई है। अंडर अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिहाइंड मतलब पीछे, है ना। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। अबव हमने डिस्कस किया, दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, राइट। बिटवीन मतलब 2 के बीच में, और नेक्स्ट टू मतलब अगल बगल, आजू बाजू, राइट। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ प्रपोजिशंस की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 3 प्रपोजिशंस कवर करता है, अंडर, बिलो और बीनीथ। तीनों का मतलब होता है नीचे, है ना, के नीचे। अब डिफरेंस क्या है, अबव का ऑपोजिट होता है बिलो, मतलब जहाँ पे ऊपर के लिए हम अबव यूज़ कर रहे थे वहीं पे नीचे के लिए बिलो यूज़ करेंगे। और ओवर का ऑपोजिट होता है अंडर। कहने का मतलब या तो कवरिंग की बात हो या फिर मूवमेंट की बात हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे, अंडर का। बिलो या अबव में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, स्टेशनरी, और दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ देखिए ये एक स्क्वायर है और ये नीचे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ, एक बॉल बनाई हुई है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी हम इसे क्या बोलेंगे, बिलो। अगर ये मोशन में होता तो हम इसे क्या बोलते, अंडर। इतना एकदम क्लियर होगा। जो थर्ड मैंने वर्ड यहाँ लिख रखा है वो है बीनीथ, और बीनीथ का यूज़ मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स के लिए किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। हम इसको और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन इज स्टैंडिंग अंडर बिलो बीनीथ द ब्रिज, कि भाई जो भी ब्रिज है उसके नीचे ट्रेन खड़ी है। नाउ द कैच इज खड़ी है,
मतलब कैसी है, स्टेशनरी, देयर इज़ नो मूवमेंट, और अगर मूवमेंट नहीं है तो क्या आएगा, बिलो। सेकेंड एग्जाम्पल, द ट्रेन इज रनिंग अंडर, बिलो, बीनीथ द ब्रिज। अब कैच किस वर्ड में है, रनिंग। रनिंग मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मतलब अंडर, राइट। आई एम वेयरिंग 2 स्वेटर्स अंडर, बिलो दिस जैकेट। अभी हमने इसका रिवर्स देखा था। अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि स्वेटर्स जो हैं वो जैकेट से पूरी तरह ढक जाएंगी, कवर हो जाएंगी, इसीलिए अंडर। और अभी मैंने आपको कहा कि बीनीथ का यूज़ एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के लिए किया जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा, बीनीथ द फेस्टिव मूड देयर इज़ सैडनेस ऑल अराउंड, कि वैसे तो खुशनुमा माहौल दिख रहा है त्योहार वाला, पर इसके नीचे हर जगह दुख फैला हुआ है। तो अब कोई ऐसी लेयर तो नहीं है ऊपर फेस्टिव मूड की और नीचे सैडनेस की, है ना। तो ये क्या मतलब था इसका, एब्स्ट्रैक्ट, भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं कि लोग कैसे थे, थोड़े दुखी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीनीथ। अंडर का 2 और जगह यूज़ किया जाता है। एक रैंक में सीनियरिटी दिखाने के लिए, मतलब क्या शो करने के लिए, रैंक शो करने के लिए, कि ही वर्क्स अंडर मी, मतलब वो मेरा क्या है, जूनियर है, वो मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं उसका बॉस हूँ, राइट। और दूसरा, जब हम अपने ओरिजिनल नाम को छोड़ के किसी दूसरे नाम से कोई काम करते हैं तो उस नाम को हमेशा किस प्रपोजिशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, अंडर से। जैसे गुलजार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी कविताएं लिखते हैं, फिल्मों में गाने वगैरह लिखते हैं, राइट। संपूर्ण सिंह कालरा उनका रियल नेम है, राइट्स अंडर द नेम गुलजार, क्योंकि रियल नेम से हट के कुछ किया, कि द पेशेंट वॉज रजिस्टर्ड अंडर अ फॉल्स नेम, अंडर अ फॉल्स नेम। क्यों, क्योंकि वो उसका सही नाम नहीं था। अगर गलत नाम पता होता तो अंडर और वो नाम लिख देते, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। कहने का मतलब, अगर स्टेशनरी है तो बिलो आएगा, अगर मूवमेंट है या कवरिंग है तो अंडर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स के लिए आप बीनीथ लगाएंगे, रैंक्स को शो करने के लिए भी अंडर का प्रयोग किया जाता है, और जब हम हमारे रियल नेम से हटकर किसी दूसरे नाम से कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो पेयर है हमारे पास वो है अगो और बिफोर। दोनों का मतलब होता है के पहले, पर दोनों के यूज़ में डिफरेंस है। क्या, कि अगो का यूज़ पास्ट के टाइम को बताने के लिए किया जाता है, मतलब सिर्फ एक केस है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये पहले हुआ था, है ना, ये पहले हुआ था। और बिफोर का यूज़ 2 एक्शन में प्रेसिडेंस बताने के लिए किया जाता है, कि दोनों में से कौन सा पहले हुआ था। जैसे मैंने कहा लॉन्ग अगो, काफ़ी पहले, है ना, काफ़ी पहले देयर वॉज अ किंग राम, एकदम सही, एक ही केस है। राम एग्जिस्टेड बिफोर द महाभारत वॉज फॉट। अब 2 चीज़ हो गई, एक महाभारत का लड़ा जाना और दूसरा राम का एग्जिस्ट करना, तो 2 एक्शंस हो गए। और दोनों में से किसी का प्रेसिडेंस, मतलब दोनों में से कौन पहले हुआ है, ये बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिफोर का। तो वो एकदम करेक्ट है ना। ही केम बिफोर मी इन द क्लास, मुझसे पहले आ गया, तो एकदम 2 चीज़ें हुई, 2 एक्शंस हुए, प्रेसिडेंस बताना था, एकदम करेक्ट है। और फिर फोर्थ है कि इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस 73 ईयर्स अगो। एक ही बात है, कब अचीव की थी, 73 साल पहले। तो यहाँ पे हमने किसी 2 एक्शन की बात नहीं की कि इसके पहले ये हुआ उसके बाद वो हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगो। क्लियर। तो एगो सिर्फ एक केस के लिए होता है, और बिफोर जब मुझे 2 की बात करनी हो और ये बताना हो कि इन दोनों में से पहला कौन सा था। क्लियर। 7 देखिए, अक्रॉस और थ्रू। 7 देखते हैं, अक्रॉस और थ्रू, दोनों का मतलब होता है इस तरफ से उस तरफ या इस पार से उस पार। पर डिफरेंस क्या है, जब हम किसी चीज़ पर चल कर जाते हैं या किसी चीज़ पर से होकर जाते हैं तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, अक्रॉस। जैसे अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड्स, है ना, अक्रॉस द हॉल। और जब हम किसी चीज़ के अंदर से होके जाते हैं, जैसे ये देखिए डॉगी को इस टायर के अंदर से कूद रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, थ्रू। अगर हमने रोड पार की तो वॉक अक्रॉस द रोड, और अगर हमने टनल पार की तो पास थ्रू द टनल। क्यों, क्योंकि हमें उस टनल के बीच में से होकर जाना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो पेयर है वो है बिसाइड और बिसाइड्स।
देखिए बिसाइड मतलब होता है बाजू में, जैसे ये बॉक्स के बाजू में ये बॉल रखी हुई है, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। और बिसाइड मतलब के बाजू में या के बगल में। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बिसाइड सिंगिंग ही प्लेज इंस्ट्रूमेंट्स टू, एकदम करेक्ट। सिंगिंग के अलावा वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता है। एंड यू सैट बिसाइड हिम, तुम उसके बाजू में बैठ गई, आजू बाजू बैठ गए, करेक्ट। तो एक है बिसाइड, एक है बिसाइड्स, एक का मतलब है के बाजू में, एक का मतलब है के अलावा। 9 देखते हैं। 9 हमें एट के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि एट का यूज़ 3 अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, टाइम, प्लेस और एज। देखिए टाइम कैसे बताते हैं, जब हमारे पास कोई फिक्स्ड टाइम हो तब, जैसे लेट्स मीट एट 5 PM, है ना, कि आई विल सी यू एट 9, विल स्टार्ट द पार्टी एट 11। जब मेरे पास क्या हो, फिक्स्ड टाइम हो, तो हम क्या लगाते हैं, एट, टाइम के साथ। प्लेस के साथ कैसे लगाते हैं कि जो कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट। और जो कंपैरेटिवली बिगर प्लेस होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इन। जैसे मुझे बोलना है आई एम एट राजवाड़ा इन इंदौर। इंदौर काफ़ी बड़ा है, इंदौर की एक छोटी प्लेस है राजवाड़ा, तो बड़े के लिए मैंने क्या लगाया, इन, और छोटे के लिए राजवाड़ा। अगर मैं राजवाड़ा की बात करूं, मैंने बोला आई एम इन राजवाड़ा एट दिस शॉप, अभी भी एकदम करेक्ट है। कंपैरेटिवली, देखिए स्मॉलर लिखा है, बिगर लिखा है मैंने, क्यों, कंपैरिजन वाइज, कोई एब्सोल्यूट आइडिया नहीं है, ये सब कैसा है, कंपैरेटिव। तो जो कंपैरेटिवली बड़ा होगा उसके साथ इन, और जो कंपैरेटिवली छोटा होगा उसके साथ एट का प्रयोग किया जाता है प्लेसेस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसे बोल दो कि आप हैं इन एशिया एट इंडिया, भाई कंट्रीज़ के साथ कभी भी एट का प्रयोग नहीं होता, गलत हो जाएगा, है ना, इन एशिया इन इंडिया ही होगा। और है एज, एट 20 शी इज़ ऑल सक्सेसफुल। एट 20 से क्या बताई उन्होंने, एज, है ना। एट 30 शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, चलेगा, क्या बताई हमने, एज। तो टाइम, प्लेस और एज को बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये हमें बताता है कि दिन के किस किस समय के साथ हमें कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। इसका मतलब कि मॉर्निंग, इवनिंग, डे और आफ्टरनून के साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इन। और मिड डे, नून, मिडनाइट, डस्क और डॉन के साथ एट। देखिए नून और मिडनाइट, नून मतलब तो 12 बजे, मिडनाइट मतलब भी रात के 12 बजे, तो ये तो वैसे ही फिक्स टाइम है। और अभी हमने सीखा था कि एट को किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी फिक्स्ड टाइम को डिनोट करने के लिए। तो नून और मिडनाइट के साथ तो एट लगेगा ही। अब हम समझते हैं डस्क और डॉन क्या होता है। तो देखिए एक बात हुई कि अभी रात है और जब सनराइज हो गया तो क्या हो गई, मॉर्निंग। बट इन दोनों के बीच का एक पीरियड है जब सनराइज हो रहा होता है, मतलब ये इन द प्रोसेस होता है, तो हम उसे कहते हैं डॉन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं उषा, उषा काल, है ना, सुबह सुबह का जो होता है समय। और डस्क, डस्क मतलब होता है शाम, मतलब जब सन सेट हो रहा होता है, इवनिंग और नाइट के बीच का समय। तो डस्क, डॉन, मिडनाइट, नून और मिड डे सबके साथ क्या लगता है, एट। और मॉर्निंग, इवनिंग, डे, आफ्टरनून के साथ क्या लगता है, इन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ 6th at 5:30 PM। अभी हमने सीखा इवनिंग के साथ क्या लगना चाहिए, इन, तो यहाँ पे ऑन गलत है, क्या आएगा, इन। सेकेंड है वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ क्या आना था, इन, एकदम करेक्ट। लेट्स लीव एट डॉन, डॉन के साथ क्या आना है, एट, एकदम करेक्ट। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, डस्क और डॉन भी हो गए, पर नाइट नहीं आया। नाइट क्यों नहीं आया, क्योंकि नाइट के साथ इन भी लगता है और एट भी लगता है, बट दोनों अलग अलग केसेस में लगते हैं।
वो कौन से केसेस होते हैं वो हम समझ लेते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर किसी सर्टेन नाइट की बात की जाए तो क्या यूज़ करते हैं, इन द नाइट, और इसीलिए द भी आ गया। क्यों? किसी सर्टेन नाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक नाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इन द नाइट। और जब मुझे रोज़ की बात करनी होती है कि रात में तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, आई स्लीप अर्ली एट नाइट, या आई डोंट ईट वेरी लेट एट नाइट, कि मैं रात में ज़्यादा लेट खाना नहीं खाती। पर अगर मैं किसी स्पेसिफिक रात की बात कर रही हूँ, जैसे आई लॉस्ट माई वॉलेट इन द सेम नाइट आई लॉस्ट माई फ़ोन, मतलब उसी रात में मैंने अपना वॉलेट भी खोया जिसमें मैंने अपना फ़ोन खोया था। सो देयर वॉज दिस वन स्पेसिफिक नाइट, हेंस हमने यहाँ पे नाइट के साथ क्या यूज़ किया है, इन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 11th पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें समझनी है कि ऑन टाइम, इन टाइम और इन गुड टाइम, इन एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है। तो पहला, ऑन टाइम मतलब नीदर लेट नॉर अर्ली, ना तो लेट ना ही जल्दी। अगर आपको किसी पार्टी में 8 बजे जाना था या किसी मीटिंग में 8 बजे जाना था और आप एग्जैक्टली 8 बजे पहुंच गए तो इसे कहा जाता है यू आर ऑन टाइम, ना तो लेट और ना ही जल्दी। सेकेंड है इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है नॉट लेट, मतलब अगर 8 बजे जाना था तो कुछ 7:50 7:55 समथिंग तक पहुंच गए, इसका मतलब लेट तो नहीं हुए, समय रहते पहुंच गए। और थर्ड है इन गुड टाइम। इन गुड टाइम का मतलब होता है काफ़ी जल्दी, विथ कंफर्टेबल मार्जिन, मतलब 8 बजे जाना था ना, मैं 5 बजे ही वहाँ जाके बैठ गई, विथ कंफर्टेबल मार्जिन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन गुड टाइम। जैसे अनाउंसमेंट होता है रेलवे स्टेशन पे कि द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम, क्योंकि अगर 8:03 का समय था तो वो उतने पे ही आने वाली है। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली, ना जल्दी और ना ही लेट, एग्जैक्टली उसी टाइम पे। सेकेंड, पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर ट्रेन। अब मानिए कि अगर 8:03 में हमारी ट्रेन चलने वाली है तो हमें ट्रेन में सकुशल बैठने के लिए टाइम से 8:03 के तो पहले ही जाना पड़ेगा, मतलब ऑन टाइम तो नहीं जा सकते। अब कैसे जाना पड़ेगा, इन टाइम, मतलब 8:03 के पहले, वरना 8:03 पे तो ट्रेन चली ही जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इन टाइम, पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर ट्रेन। और आपको पता है कि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो चेक इन करना होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, तो उसके लिए हमें एयरपोर्ट काफ़ी जल्दी पहुँचना पड़ता है। सो आई रीच्ड द एयरपोर्ट इन गुड टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के साथ। 9 बजे की फ़्लाइट थी, 7 o'clock आई रीच्ड देयर, करेक्ट। और ऐसी ही एक और प्रिपोजिशन टाइम के रेफरेंस में हमें पढ़नी है, वो है बाय। अभी हमने बाय पढ़ा था तब जब हमें ये देखना था कि अगर कोई काम हो रहा है तो वो जिस एजेंट के थ्रू होगा उस एजेंट के लिए हम क्या लगाते थे, बाय। पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की, और इसका मतलब है तक, मतलब उसके पहले ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं चल पाएगा। जैसे यू हैव टू कम बैक बाय 9 o'clock, तक, तो मैं 9 बजे तक वापस आना है, अगले साल तक उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तक इज़ द वर्ड, कि उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। गॉट इट। चलिए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। इस सेशन में जो हमें लास्ट डिफरेंस समझना है वो है इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग और इन द एंड, एट द एंड के बीच में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एट द बिगिनिंग का मतलब होता है लिटरली एट द स्टार्टिंग। ये पहले एग्जाम्पल में हमने लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक देयर इज़ अ फोरवर्ड, मतलब बुक खोलते ही जो फर्स्ट पेज है वो क्या है, फोरवर्ड, जिसमें लेखक पाठकों से कुछ कहना चाहता है वो लिखा रहता है, राइट। तो लिटरली पहले पेज पे, इसीलिए क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग। सेम मतलब होता है एट द एंड का, मतलब लिटरली एट द एंड, कि एट द एंड देयर मे बी इंडेक्स, देयर मे बी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन सी बुक्स और रेफरेंसेस से लिए हैं। पर इन द बिगिनिंग और इन द एंड या एट फर्स्ट एट लास्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। अगर मैं बोल रही हूँ इन द बिगिनिंग इंडिया प्लेड वेल, मतलब लास्ट में जाके अच्छा नहीं खेली, या मैं बोल रही हूँ इन द एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड प्लेइंग वेल, इसका मतलब है शुरू में अच्छा नहीं खेल रहे थे। जब हम इन द बिगिनिंग या इन द एंड का यूज़ करते हैं तो ये किसको शो करता है, चेंज को। जैसे इन द बिगिनिंग वी यूज्ड हैंड टूल्स, लेटर वी हैड मशीन्स, तो चेंज हुआ ना, पहले क्या था, हमारे पास औजार थे,
बाद में हमारे पास मशीन्स आ गई, तो दैट इम्प्लाइज चेंज। एट फर्स्ट ही अपोज्ड मैरिज बट इन द एंड ही गेव हिज कंसेंट। इन द एंड, ये देखिए, चेंज मतलब जो भी है चेंज हो जाता है, उसने अपनी क्या दे दी, रजामंदी दे दी, तो ये एकदम करेक्ट है। और एट फर्स्ट भी किस लिए, क्योंकि ये भी क्या इम्प्लाई करता है, चेंज। तो आप देखिए, अगर एट द बिगिनिंग लिखा है मतलब लिटरली एट द बिगिनिंग, बट एट फर्स्ट लिखा है इसका मतलब एकदम डिफरेंट है। एट द एंड लिखा है ये अलग बात है, बट एट लास्ट लिखा है इसका मतलब एकदम डिफरेंट है। तो बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जिनसे हमें एक एक मार्क मिल जाता है और एक एक मार्क कट जाता है। तो इसीलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पे अटेंशन पे करके ही नंबर्स को एक्यूमुलेट करके अपना स्कोर बढ़ाना है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। हम मिलेंगे प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।